Hello and welcome to Airprobaz Academy. Today we are going to look at this topic in news. Uh, I haven't been able to update you with regard to the current affairs, but मैंने सोचा कि मैं एक टॉपिक हर दिन कोशिश करूँ आप तक पहुँचाने की जो कि न्यूज़ में रहा होगा और जिस टॉपिक से मैक्सिमम परसेंटेज चांसेस बनते हैं जो एग्जाम में आए। तो आज से ये एक रोज़ ऐसा टॉपिक आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पे जिसमें हम डीप जाके देखेंगे कि इस टॉपिक की जो इम्पोर्टेंस है वो दूसरा इसके साथ-साथ कि किस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है? तो टॉपिक इन न्यूज़ आज से आप रोज़ देखेंगे एक जो छोटा-सा वीडियो रहेगा 5 से 10 मिनट का, जिसमें हम एक टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक को पूरा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जैसे आज यहाँ पे आप देख रहे हैं 16th फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट जो सबमिट हुआ है, उस पे हम बात करेंगे, देखेंगे कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है, किस तरह से फाइनेंस कमीशन काम करता है, इसके मेंबर्स कितने होते हैं और इसके साथ-साथ इसको अपॉइंट कौन करता है क्योंकि ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं। मैं आपको वो भी दिखाऊँगा इसमें किस तरह से पीवाईक्यूज़ बने हैं इससे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे ये वाला। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और आज से ये जो एक नया टॉपिक रोज़ आपको देखने को मिलेगा, आई होप कि ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और शेयर ज़रूर कीजिए। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वहाँ पे आप जुड़िए। चलिए स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि फाइनेंस कमीशन क्या है और किस तरह से ये काम करेंगे। अगर मैं बात करूँ न्यूज़ की, तो न्यूज़ में यही था कि जो फाइनेंस कमीशन है 16th फाइनेंस कमीशन बना था अभी तो इस फाइनेंस कमीशन ने अपना जो फाइनल रिपोर्ट है सबमिट किया है और वो 2026 से लेके 2031 5 साल के लिए फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट आता है और फाइनेंस कमीशन बनता है हर 5 साल बाद और ये इन्होंने सबमिट किया किसको? प्रेज़िडेंट को, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है 16th फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट अभी आया है और इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है सबमिट किया है प्रेज़िडेंट को। अब इस 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनिटली बनेगा और इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अरविंद पानाग्रिया जो हैं डॉक्टर अरविंद पानाग्रिया ये इसके चेयरमैन थे जो 16th फाइनेंस कमीशन आपका रहा है। जो 16th फाइनेंस कमीशन था इसके चेयरमैन थे अरविंद पानाग्रिया। अब रोल क्या था? रिकमेंड्स टैक्स डिवोल्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ये जो है ना फाइनेंस कमीशन इसका रोल ये होता है कि ये डिफाइन करता है कि किस तरह से जो टैक्स डिवोल्यूशन होगा यानी कि किस तरह से टैक्सेस जो आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उनको किस तरह से बाँटना है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट्स और सेंटर के बीच में, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका एक्चुअली होता है टैक्स से रिलेटेड काम कि किस तरह से टैक्सेस का शेयर जाएगा स्टेट्स में और सेंटर कितना शेयर रखेगा अपने पास। दिस हमारा जो आप ये बोल सकते हैं कि हमारी जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने रखा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के इसमें आता है कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 280 में जो है फाइनेंस कमीशन को क्रिएट किया हुआ है। तो आप ये बोल सकते हैं कि फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सबसे पहले तो ये भी आपको समझना है, वो भी हम देखेंगे। फिलहाल हम न्यूज़ की बात कर रहे हैं। न्यूज़ में आपको ये याद रखना है कि 2026 से लेके 31 तक जो फाइनेंसेस का जो डिवोल्यूशन होगा वो एज़ पर 16th फाइनेंस कमीशन होगा और ये 16th फाइनेंस कमीशन प्रेज़िडेंट ने अपॉइंट किया था और इन्होंने अपना फाइनल रिपोर्ट जो है सबमिट किया प्रेज़िडेंट को और इसमें ये कहा गया है कि किस तरह से जो है टैक्स का डिवोल्यूशन होगा बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। अब आगे देखेंगे अब इसमें की आउटकम क्या आया है जो ऑब्वियसली फाइनेंस कमीशन बना, तो ऑब्वियसली वो तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं बता देगा। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि फाइनेंस कमीशन का काम है किस तरह से हम आपस में जो सेंटर और स्टेट है, उनके बीच में किस तरह से जो है टैक्सेस को बाँटें। तो ये बताएगा वो ऑब्वियसली। तो इसने क्या कहा यहाँ पे स्टेट सिक्योर रिटेनर जो 15th फाइनेंस कमीशन में जो 15th फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट इससे पहले थी, उसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था कि 41% डिवोल्यूशन शेयर होगा यानी कि 41% जो है स्टेट्स को मिलेगा। जो भी टैक्सेस आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसका 41% जो है आप स्टेट्स को देंगे। तो ये 15th फाइनेंस कमीशन ने कमीशन के टाइम पे भी था और आज भी इन्होंने यही रिटेन किया है। इसलिए यहाँ पे है स्टेट्स को मेंटेन्ड यानी कि जितना पहले शेयर मिल रहा था स्टेट्स को उतना ही मिलेगा, कोई बड़ा नहीं है। दिस कमीशन इज़ रिकमेंडेड रिटेनिंग द वर्टिकल डिवोल्यूशन शेयर ऑफ टैक्सेस टू स्टेट्स एट 41%। यही 41% इन्होंने रिटेन किया हुआ है, कहा कि इतना ही रखेंगे। ये मैंने आपको कहा दिस रिमेन्स द सेम एज़ द 15th फाइनेंस कमीशन। जो 15th फाइनेंस कमीशन ने किया था वही इन्होंने भी कहा कि इतना ही फिलहाल जाएगा स्टेट्स को। तो उसके बाद हम देखेंगे मेजर शिफ्ट अब क्या हुआ है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ एक नया क्राइटेरिया ऐड किया गया है। देखिए जब फाइनेंस कमीशन देखता है ना रिपोर्ट्स और देखता है कि टैक्सेस आते कहाँ से हैं, किस तरह से मिलते हैं वगैरह, तो सारी चीज़ें वो इसमें इन्वॉल्व करता है। उसके साथ-साथ ये भी देखा जाता है कि किस स्टेट का कितना साइज़ है, यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखते हैं। पॉपुलेशन को कंसिडर करना पड़ता है क्योंकि मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, ठीक है? वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ से टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को मिलते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम यूपी और दूसरा कोई भी छोटा स्टेट आप ले लें, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है? जैसे झारखंड है या छत्तीसगढ़ है, छोटे-छोटे जो स्टेट्स हैं, तो इनके बीच में एक जैसा कंपैरिज़न आप नहीं कर सकते क्योंकि पॉपुलेशन से भी बड़े हैं, टैक्सेस भी यहाँ पे बड़े आते हैं। तो यहाँ पे जो क्राइटेरियाज़ हैं ना, डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं जिनकी बेस पे जो है ये काम करता है जिसको हम फाइनेंस कमीशन बोलते हैं। सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए फिर ये बताता है कि कौन-सी स्टेट को किस तरह का आपको टैक्स देना है, यानी कि ये जो है डिवोल्यूशन कैसे होगा। तो इस बार लेकिन जो है इन्होंने एक नया क्राइटेरिया इसमें ऐड किया है कि वो क्या है
कि कौन सा स्टेट कितना कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी यानी कि जो स्टेट आप जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, ओवरऑल इंडिया की जीडीपी में जो स्टेट ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, उस स्टेट को उसी हिसाब से उसी फॉर्मूला के हिसाब से उसको जो है डिवोल्यूशन मिलेगा टैक्सेस का, जो कि सेंटर देती है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया याद रखना ज़रूरी है, एग्ज़ाम्स के लिए 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कौन-सा ऐसा क्राइटेरिया नया ऐड किया गया है फाइनेंस कमीशन ने, कि जिसके क्राइटेरिया के बेसिस पे सेंटर जो एलोकेट करेगा टैक्सेस, वो स्टेट्स को किस कौन से नए क्राइटेरिया के हिसाब से भी दे सकता है। तो वो आपका कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जैसे हमारे साउथ के स्टेट्स जो है ना बहुत ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स, तो उनको थोड़ा-सा यहाँ पे पुश मिल सकता है, फ़ायदा मिलेगा। इससे पहले क्या था, अगर हम पॉपुलेशन को ही सिर्फ लेते थे तो पॉपुलेशन नॉर्दर्न स्टेट्स में ज़्यादा थी। तो यहाँ पे साउथ में पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए वो नाराज़ रहते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, क्योंकि जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ये करते हैं, तो इनके लिए थोड़ा-सा फ़ायदा होगा जो हमारे साउथ के स्टेट्स हैं, ठीक है? इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब ऑब्जेक्टिव, अब देखो, टू रिवार्ड स्टेट्स दैट आर ड्राइविंग नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एफिशिएंसी, यही ये जो नया क्राइटेरिया ऐड किया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है, ताकि जो जो स्टेट्स ग्रोथ ड्राइव करते हैं पूरी इंडिया के लिए, उनको थोड़ा-सा रिवार्ड हम दें, उनको रिवार्ड मिले, इसीलिए ये क्राइटेरिया नया ऐड किया गया है। इससे इम्पैक्ट क्या होगा? इससे बैलेंस होगी इक्विटी विद एफिशिएंसी, है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। इन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग स्टेट्स, इससे सारे स्टेट्स में जो है हमें डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से देखने को मिलेगी, इक्विटी आ जाएगी, यानी कि इक्वालिटी सॉर्ट ऑफ आ जाएगी, क्योंकि जो भी स्टेट ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा जीडीपी में, उस स्टेट को उसी हिसाब से जो टैक्सेस का शेयर है वो मिल जाएगा, ठीक है? शेयर ऑफ टैक्सेस। तो ये एक अच्छी बात है, मुझे लगता है सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि जब आप देखते हैं कि कौन-सा स्टेट कितना कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि इससे क्या होगा, कॉम्पिटिशन स्टेट्स में भी आपस में बढ़ जाएगा कि हम अगर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे जीडीपी में तो हमें ज़्यादा जो है शेयर मिल सकता है। तो इस तरह से एक अच्छा कॉम्पिटिटिव माहौल बन जाएगा पूरे देश में। तो ये हो गया, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये तो अभी तक जो है खबर जो थी उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब ग्रांट्स फॉर लोकल बॉडीज़, ये भी एक अच्छा चीज़ हुआ यहाँ पे कि लोकल बॉडीज़ को जो ग्रांट्स मिलते हैं, उसमें भी बढ़त हुई है, यानी कि बढ़ गई है ग्रांट्स। तो 7.9 लाख करोड़ आप देखेंगे यहाँ पे जो है रिकमेंड किए गए हैं कि जो स्टेट्स सॉरी जो सेंटर क्या करेगी, एलोकेट करेगी स्टेट्स को, जो हमारी जो लोकल बॉडीज़ है जैसे पंचायत से, या पंचायत या आप बोल सकते हो जो हमारे इस चीज़ में क्या होते हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर पालिका जिसको बोलते हैं, ठीक है? नगर पालिका, ठीक है? म्युनिसिपैलिटीज़ जिनको हम बोलते हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे। ये जो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं, इनको इस बार रिकमेंड किया गया है कि 7.9 लाख करोड़ जो हैं, इनको दी जाए, ताकि इन इससे क्या होगा, इससे स्ट्रेंथन होगी ग्रास रूट डेमोक्रेसी हमारी। मैसिव एलोकेशन ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 7.9 लाख करोड़ इन ग्रांट्स। टारगेट इसका क्या है, यही कि रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडी जो भी हमारे पास हैं, उनको थोड़ा-सा पुश मिले, ठीक है? गोल ये है कि स्ट्रेंथन किया जाए लोकल गवर्नेंस को, और जो सर्विस डिलीवरी है, क्योंकि आपको पता है पंचायत काम करते हैं बहुत, जो छोटे-छोटे काम होते हैं गाँव में वगैरह, वो पंचायत ही करती हैं, ठीक है? तो उनकी जो सर्विस डिलीवरी है उसमें भी एफिशिएंसी बढ़े, और जो हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको हम, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक मैंडेट मिला है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, उसमें भी उनको फ़ायदा हो, उसको हम स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रांट्स फॉर लोकल बॉडी जो है एज़ पर 16th फाइनेंस कमीशन, वो कितना दिया जा रहा है और उसने क्या रिकमेंड किया है। तो यहाँ पे याद रखेंगे 7.9 लाख, और इसका यही मुद्दा, यही मकसद है, यही एम है इसका, कि जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको स्ट्रेंथन किया जाए और सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाया जाए। तो ये पॉइंट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे व्हाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट। अब ये देखेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि फाइनेंस कमीशन 16th फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट आया है, और इसने जो भी कुछ दिया है, जैसे डिवोल्यूशन कितना रहेगा 41%, लोकल सेल्फ लोकल गवर्नमेंट सॉरी लोकल जो गवर्निंग बॉडीज़ होती है जैसे पंचायत से म्युनिसिपैलिटीज़, उनको कितना दिया गया है, रिकमेंड किया गया है 7.9 लाख करोड़, है ना? तो ये पॉइंट्स इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो जीएस 2 और जीएस 3 में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनता है सेंटर स्टेट रिलेशंस पे, क्योंकि इसमें यही तो है, सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरह शेयर होगा टैक्सेस का, यही तो हम पढ़ रहे हैं, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स का ही हिस्सा है ये, ठीक है? इसके बाद फिस्कल फेडरलिज्म, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन। फिस्कल फेडरलिज्म इज रिलेटेड टू दिस योर रिसोर्स मोबिलाइजेशन, किस तरह से जो रिसोर्स है उनको मोबिलाइज करेंगे हम एट द सेंट्रल लेवल एंड एज वेल एज एट द स्टेट लेवल। तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे हमें ये भी पता चलता है कि न्यू जीडीपी क्राइटेरिया जो इसमें ऐड किया गया है ना, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पुअर और रिचर स्टेट्स के बीच में, ठीक है? जो पुअर स्टेट्स हैं, जो ज़्यादा नहीं कर पाते कंट्रीब्यूट हमारे जीडीपी में, उनको कम मिलेगा शेयर, लेकिन जो जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, उनको ज़्यादा शेयर मिलेगा, ठीक है? तो ये भी आप देख सकते हैं, अगर आप यूपीएससी या जेकेपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हैं। और अगर आप एसएससी या जेके एसएसबी के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको ये फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले चेयरमैन का नाम आनंद पानाग्रिया, जो मैंने अभी आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट है, ए पानाग्रिया। तो दूसरा पॉलिटी के हिसाब से अगर हम जाएँगे, तो मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल 280 में डिफाइन किया जाता है फाइनेंस कमीशन, ये आपको याद रखना। आर्टिकल 280 डिफाइन्स फाइनेंस कमीशन, ये आपको पता होना चाहिए। और फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या है?
फाइनेंस कमीशन जो है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 280 इसको एस्टैब्लिश करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आर्टिकल 280 इसको एस्टैब्लिश करता है। आर्टिकल 281 में बताया गया है कि किस इसकी जो रिकमेंडेशन है उनके बारे में, ठीक है, फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बारे में। देन यहाँ पे डेटा से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना जो है डिवोल्यूशन अभी करना है गवर्नमेंट को। अगर हम देखेंगे तो वो 41% जो मैंने अभी बताया कि डिवोल्यूशन होगा, वर्टिकल डिवोल्यूशन टू स्टेट्स, वो 41% होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। क्राइटेरिया क्या है? वेट्स असाइन टू पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में तो पहले ऑब्वियसली पॉपुलेशन के बेसिस पे ही कर रहे थे, लेकिन इस टाइम जो है पॉपुलेशन के साथ साथ इकोलॉजी भी है, और उसके साथ साथ हमने देखा जीडीपी में जो ग्रोथ ज्यादा दिखाएगा उसको भी ज्यादा शेयर्स मिलने हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखेंगे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब स्टैटिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस हैं इसकी वो मैं बताऊंगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले आप याद रखेंगे आर्टिकल 280 जो है वो फाइनेंस कमीशन को डिफाइन करता है। ये एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है हमारी ठीक है, क्वाजी जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारी, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हर 5 साल के बाद मनाते हैं। हर 5 साल के बाद इसका उद्घाटन होता है, इसको मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसको कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हु अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन। तो याद रखना है क्या है, फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, अंडर आर्टिकल 280। अंडर आर्टिकल 280 ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल कौन सा है? 280। 281 क्या करता है? डील 281 डील्स विद द रिकमेंडेशंस। अभी जो मैंने कहा आपको, इन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी है वो प्रेसिडेंट को इन्होंने सबमिट की है, तो ये आर्टिकल 281 के अंदर आता है। द फाइनेंस कमीशन एंड द एक्शन टेकन रिपोर्ट लेड बिफोर पार्लियामेंट। ओके, जब ये सबमिट किया जाता है उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो इसको पार्लियामेंट में पेश करते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखना है। अब कंपोजिशन की अगर हम बात करेंगे, फाइनेंस कमीशन बनता किन मेंबर से हैं ये आपको ध्यान में रखना है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, ये 4 मेंबर की कमेटी होती है, 4 ठीक है, अदर मेंबर। ओके, टोटल 5 मेंबर्स की कमेटी है ये। फाइनेंस कमीशन होता है 5 मेंबर्स का, ठीक है, 5 मेंबर्स। इसमें एक चेयरमैन और बाकी 4, 5 मेंबर्स होते हैं, 1 + 4, ठीक है। तो एक चेयरमैन होता है और बाकी 4 मेंबर्स इसमें होते हैं, ठीक है। अपॉइंट कौन करता है इनको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, नॉट डायरेक्टली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको भी याद रखना है कि इसकी जो फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं उनकी क्वालिफिकेशंस डिटरमाइन करता है आपका पार्लियामेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इसका भी ध्यान रखेंगे। पॉलिटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे। अब की फंक्शंस इसका क्या है, मतलब ये जो फाइनेंस कमीशन बनता है उसके क्या-क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले वर्टिकल डिवोल्यूशन जो हमने बताया अभी आपको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट टैक्स प्रोसीड्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी कि जो भी आपकी नेट टैक्स प्रोसीड्स है सेंटर और स्टेट में उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सबसे बड़ा फंक्शन होता है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, एलोकेशन ऑफ फंड्स अमंग द स्टेट्स बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, पॉपुलेशन, इनकम एक्स्ट्रा। 41% डिवोल्यूशन हो गया स्टेट्स की तरफ, ठीक है। अब ये 41% है, हमें 28 स्टेट्स हमारे पास है और कुछ यूटीज हैं, यूटीज तो खैर छोड़ो, 28 स्टेट्स में आपस में इसको बांटना है, तो उसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, ठीक है। क्योंकि आपका क्या है, यूनियन से जो पैसा गया स्टेट्स की तरफ, तो ये हो गया आपका वर्टिकल डिवोल्यूशन। लेकिन अब स्टेट्स को आपस में ये बांटना है, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, और ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे, इनकम पे, और अभी हमने देखा था एक क्राइटेरिया इकोलॉजी का भी है, इकोलॉजी। और अभी हमने देखा जीडीपी का भी आप एक क्राइटेरिया रखा गया है कि जीडीपी में कौन सा स्टेट कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ग्रांट्स एंड एड की अगर मैं बात करूँ, प्रिंसिपल्स गवर्निंग ग्रांट्स आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये भी इसका फंक्शन होता है कि कितने ग्रांट्स जो हैं आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की ओर से हम स्टेट्स या जो भी नीड, जिस भी स्टेट की नीड पड़ती है तो उसको यहाँ से ग्रांट्स मिलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 275 के अंदर आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। तो ये सारा इसका फंक्शन होता है फाइनेंस कमीशन का, वो देखता है वर्टिकल डिवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन और ग्रांट्स एंड एड, जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि इसमें 7.9 लाख करोड़ जो है ना रिकमेंड किए गए हैं कि वो आप जो है लोकल बॉडीज को देंगे। नेक्स्ट देखेंगे फिर नेचर ऑफ रिकमेंडेशंस। अब ये जो फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस पेश करता है ना, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस, अब इनका नेचर क्या होता है? ये बाइंडिंग होती है कि नहीं होती है? बाइंडिंग का मतलब क्या, गवर्नमेंट को इसका मानना ही मानना है या फिर इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दे आर एडवाइजरी, ये सिर्फ एडवाइजरी होती है नेचर में, एंड नॉट बाइंडिंग, ये बाइंडिंग नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको मान ले, लेकिन अगर उनको लगेगा कि नहीं ये कुछ ज्यादा ही मतलब एक्सट्रीम पे जा रहा है, यानी कि ज्यादा कुछ है, यानी कि उनके हिसाब से अगर लगे उनको कि ये ठीक नहीं है, तो फिर उसको वो फॉलो नहीं करेंगे, तो उसमें कोई बाइंडिंग ये नहीं है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो गवर्नमेंट पे इनकी जो रिकमेंडेशंस होती है दे आर नॉट बाइंडिंग, दे आर नॉट बाइंडिंग, ये आपको याद रखना है। हाउएवर दे आर कन्वेंशनली एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन जो कन्वेंशन है हमारे यहाँ इंडिया में वो यही है कि इसको एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट होती है वो फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट जब देखती है तो उनकी कंडीशंस को वो एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने आपको बोला था कि इसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन पूछी जाती है। आप देखेंगे ये केएस में पूछा गया है, हालांकि ये पुराना यहाँ पे इसने दिया है, लेकिन ऑन एंड ऑफ इस पे क्वेश्चन बनता है।
वो अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन, तो आपको पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ यूपीएससी की, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आस्क्ड अबाउट द 14th फाइनेंस कमीशन इन 14th फाइनेंस कमीशन इंक्रीजिंग शेयर टू 42%। अब मैंने आपको क्या कहा, अभी 16th फाइनेंस कमीशन आया, इससे पहले क्या आता है 15th आया था, इससे पहले आया था 14th, ठीक है। अगर अभी 41% डिवोल्यूशन है तो क्या 14th में 42 होता? नहीं होता, क्योंकि अगर ये ज़्यादा होता तो अभी कम नहीं होता और बढ़ता, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा गया था, हालाँकि तब ये सही नहीं था। मेंस 2020 में देखिए क्वेश्चन आया, हाउ कोऑपरेशन कॉम्पिटिशन एंड कन्फ्रंटेशन शेप्ड फेडरेशन, तो इसमें भी आपको फाइनेंस कमीशन के बारे में आप लिख सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए अगर मैं आपको बताऊँ कुछ एमसीक्यूज़, तो ये देखिए जैसे यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 16th फाइनेंस कमीशन, ये जो अभी 16वां फाइनेंस कमीशन आया उसी के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको देखने हैं। इट वाज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280, ये सही है, हमने अभी देखा कि ये जो फाइनेंस कमीशन है कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है अंडर आर्टिकल 280। 8 इंक्रीज वर्टिकल डिवोल्यूशन टू 42%, ये गलत है, हमने अभी देखा कि वर्टिकल डिवोल्यूशन जो है इसकी फिगर कहाँ है 41% के पास, ठीक है। तो याद रखना है। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज अ न्यू क्राइटेरिया, ये भी सही है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है जो कि नया क्राइटेरिया। तो अगर हम देखेंगे तो 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे लिखा है 1 एंड 3 ऑप्शन ओनली, तो 1 एंड 3 हमारा करेक्ट आंसर है, ये आपको पता है, ठीक। नाउ एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, इस तरह से आपको जेके एसएसबी में पूछ सकते हैं, और काफी बार आता भी है क्वेश्चन एसएसबी में या आपके एसएससी एग्जाम्स में। वो इज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, 16th फाइनेंस कमीशन जो अभी बना था उसके चेयरमैन कौन है, वो आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया अरविंद पानाग्रिया जो है इसके फाइनेंस कमीशन, अरविंद पानाग्रिया, ठीक है, इसके चेयरमैन है, ओके। तो ये आपको याद रखना है। एन के सिंह जो है ना, ये 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, तो ये तो पुराना है, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने पूरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हर दिन आपको इस तरह से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएगा जहाँ से क्वेश्चन बनने के 99% चांसेस होंगे। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी आज रात तक, तो टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।